अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब। आप एमबीबीएस एमडी हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज़ किया हुआ है कार्डिफ यूनिवर्सिटी जो लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी है, और साथ ही साथ आपने सर्टिफिकेशन इन डायबिटिक मैनेजमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल डायबिटोलॉजी, फेलोशिप्स इन डायबिटिक मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डायबिटिक मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये काफ़ी सारे आपने कई फेलोशिप्स किए हुए हैं डायबिटीज़ में। काफ़ी स्पेशलाइजेशन रखते हैं डायबिटीज़ में आप, और शहर में 4 अलग अलग जगह पे आप अपने पेशेंट्स को टाइम देते हैं। साथ ही साथ कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप टाइम देते हैं, और इसके अलावा शहर के अलावा शादनगर, बीदर और महबूब नगर में भी आप पेशेंट्स को टाइम देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। और काफ़ी फीडबैक्स भी हमको भी आती है डॉक्टर साहब आपके ताल्लुक से कि काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी लोग मुतमईन हैं हमारे शो से। और नाज़िम, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे शो में कॉल करना चाह रहे हो डॉक्टर साहब से, कुछ डायबिटीज़ के ताल्लुक से पूछना चाह रहे हैं, या फिर ओबेसिटी से अगर कोई आपके पास सवाल है, तो लैंडलाइन का जो नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया गया उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उन सवालों के भी हम जवाब देंगे। और अगर कोई डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है तो स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है 9246505065, उस पर आप कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में कि डायबिटीज़ के, हम पिछले एपिसोड में जो बात कर रहे थे कितने टाइप्स के डायबिटीज़ हैं और वो कैसे आते हैं, क्या है, उसी के साथ साथ आज हम उसी को बात आगे बढ़ाएंगे। और डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज़ के बाद में है, उसके बारे में भी मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में जैसा कि डायबिटीज़ के आपने बताया कि 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, उसी के साथ अगर और हम आगे बढ़ें तो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा हम बता रहे थे कि मैंने तो सिर्फ दो एक जनरल क्लासिफिकेशन की थी कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन जो दरमियानी जो डायबिटीज़ होते हैं, जैसा कि टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में जो डायबिटीज़ होते हैं, वो भी कई किस्म के होते हैं। जैसा कि जनरली कई कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं या मिसडायग्नोस हो जाता है या डायग्नोसिस गलत हो जाता है, क्योंकि बास ऐसे डायबिटीज़ हैं जो दरमियानी होते हैं, यानी कि टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक के बीच वाले डायबिटीज जो हम कहते हैं। और इतने ज़्यादा क्लोज एंटिटी होती है जब ये डायबिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं, या तो टाइप 1 से भी बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बाज़ वक़्त तो टाइप 2 के जैसा बिहेव करते हैं। तो इसमें मिसडायग्नोसिस हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है पेशेंट्स को। तो यहाँ पर बात ये होती है कि टाइप 1 हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि टाइप 1, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा था कि लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज के अंदर अगर डायबिटीज़ होता है, अक्सर तो 10 साल में भी देखा जाता है मोस्ट कॉमनली, लेकिन 20 साल के अंदर जो डायबिटीज़ हमें जो दिखता है, जो एज से मतलब उम्र से जो हम जो पहचान सकते हैं, वो है टाइप 1 डायबिटीज़। और जो लेकिन ये भी बात ज़रूर याद रख लें कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो आपको एल्डरली एज में भी दिखता है। जरूरी नहीं है कि खाली 20 साल की उम्र के अंदर ही देखें। इसके 2 पीक लेवल्स होते हैं। एक पीक लेवल होता है 20 साल की कम अंदर से, और एक पीक लेवल होता है 60 या 70 साल की उम्र से, यानी कि 60 to 70 ईयर्स ऑफ एज में भी आपको टाइप 1 डायबिटीज दिखता है। तो ये एक अहम चीज़ हो गई। और रही बात टाइप 2 डायबिटीज़ को, हमने एज के हिसाब से अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या उम्र के हिसाब से हम इसको जब अलहदा करते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है एल्डरली एज, यानी कि 30-35 ईयर्स ऑफ एज में हम टाइप 2 डायबिटीज़ को हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही एक बहुत अहम चीज़ होती है, 2 और ऐसे किस्म के डायबिटीज़ हम जिसे हम कहते हैं लाडा। एक ये भी एक डायबिटीज का नाम है, LADA, लाडा बोलकर। और एक चीज होती है मोडी, MODY, मोडी। देखिए, और एक चीज होती है जो बहुत ही ये ऐसे पेशेंट्स को मैंने हार्डली मैं ये समझ सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर तो बहुत ही कम पेशेंट्स को ऐसे देखे हैं, लेकिन बाहर मैंने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स को देखे हैं जिसे हम KPD कहते हैं, यानी कि कीटोन प्रोन डायबिटीज जिसे कहते हैं। ये भी एक अलग किस्म का डायबिटीज है, बहुत ही एटिपिकल डायबिटीज कहते हैं इसे भी। इसका दूसरा नाम भी फ्लैट ब्रश डायबिटीज कहा गया है इसका। तो ये भी बहुत ही, इसके भी सिमिलैरिटी टाइप 2 डायबिटीज से होते हैं।
तो अब कंफ्यूजन होता ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में कंप्लीटली जो कम उम्र में होता है, जो कम बच्चों में जो देखा जाता है, यानी कि लेस देन 20 ईयर्स में जो देखा जाता है, इसके मैंने इससे पहले इसके कई रीजंस मैंने बताए हैं कि इसके वजूहत क्या हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करें। सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। आपका हॉस्पिटल का है? जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से फजलान सर से बात कर रहा हूँ। फसलान सर से बात कर रहे हैं। जी, जी, आपका नाम सर? मेरा नाम अख्तर खान है साहब। मेरे को 7 साल से डायबिटीज है। 7 साल से है। जी, अभी वॉल्यूम पे चल रहा हूँ मैं, मगर अभी 320 हो गए। 320 हो गई। जी, तो आपसे मिल रहा हूँ तो कहाँ ना सर? जी आप फसलान सर में रहते हैं तो आपके लिए करीब होगा मेरे ख्याल से। आप मल्लेपल्ली में आपका क्लिनिक है डॉक्टर साहब का, वहाँ पे आप चले जाइए। आज शाम में 4 बजे से 7 बजे तक डॉक्टर साहब वहाँ पे रहेंगे। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 9246 505065, उस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अकबर साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, टाइप 1 की जो बात जी, जो टाइप 1 जो हम, जैसा मैंने इससे पहले भी वजूहत की इसके बारे में बात की थी कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्यों है, तो इसके कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जेनेटिक का एक बहुत ही बड़ा इसका प्रीडिस्पोजिशन होता है। और इसमें कई ऐसे हमें जो फैक्ट्री जो होती है जहाँ से इंसुलिन बनता है, उसके ऊपर ही एक ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं जो उसको जाकर मार देते हैं। तो जिसकी वजह से बिल्कुल फैक्ट्री कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है, यानी कि इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है, टोटली बंद होता है। तो अब ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के देने से ही इनके शुगर लेवल्स कंट्रोल हो सकते हैं। क्योंकि इनकी ऐसे पेशेंट्स के लिए अपन जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि डायबिटिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेडिसिन इनके ऊपर काम नहीं करते। इसका काम करने का रीजन भी इसलिए है क्योंकि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ही बंद हो चुकी है, यानी कि इंसुलिन बनाने की जो फैक्ट्री हम जिसे कहते हैं वही बंद हो चुकी है। जब इंसुलिन ही कंप्लीटली बंद हो चुका है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई भी दूसरे ड्रग्स आपको इसका काम करें। तो इंसुलिन के अलावा कोई दूसरा इलाज होता नहीं है। अब रही बात अगर हम इनकी करते हैं, टाइप 2 डायबिटिक की बात करते हैं, तो ये पेशेंट जो होते हैं, जो अक्सर 99% जो हमें जो दिखने में आते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज ही दिखते हैं वर्ल्ड वाइड। और टाइप 1 डायबिटीज बहुत ही कम परसेंटेज में हुआ होते हैं। 1% अगर हम ले लें, 1 to 2% अगर हम दुनिया की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी बात है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फिनलैंड जो कंपनी, फिनलैंड जो कंट्री है, वहां पर आपको टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट सबसे ज्यादा दिखते हैं। देखिए, वहां पर ऐसे कई स्टडीज उन्होंने वहां पर की है बच्चों के ऊपर, जो न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर, जिसे हम उनके स्टडी का नाम ही है डिप स्टडी, DIPP, डिप स्टडी एक नाम है। और एक स्टडी हुई थी जिस पर हम कहते हैं बेबी डायबिटोलॉजी स्टडी, BABY, बेबी डायबिटोलॉजी स्टडी। ये भी एक स्टडी की गई थी। इसमें कई चीजें बच्चों के ऊपर हम टाइप 1 डायबिटीज का कितने परसेंटेज में लोगों को आता है, कौन से लोगों को ज्यादातर डायबिटीज आने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए, हम टाइप 1 डायबिटीज हालांकि बहुत ही छोटी, बहुत ही कम परसेंटेज में है, लेकिन होता यह है कि बहुत ही ये परेशान करने वाली डिजीज हो जाती है, खौफनाक हो जाती है। एकदम अचानक पेशेंट के शुगर लेवल्स बहुत ही हाई हो जाते हैं। एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। एकदम पेशेंट के शुगर लेवल्स 500, 600, 700 तक चले जाते हैं। जब ऐसे शुगर लेवल चले जाते हैं तो अल्टीमेटली वो लैंड अप हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो वहां पर उनको कंप्लीटली मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केयर करना पड़ता है वहां पर, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर, उनके शुगर को लेकर, उनके हर एक चीज जो प्रॉपर प्रोटोकॉल मैनेजमेंट होता है, उसे देखकर पेशेंट को, फिर बात पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जो वेंटिलेटर्स पे भी चले जाते हैं, डीके के पेशेंट्स, काफी पेशेंट चले जाते हैं। और टाइप 1 डायबिटिक के पेशेंट्स जो मैं एक बहुत ही एक केस में जरूर ये कहूंगा कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें शुगर लेवल्स ही हाई होकर आपके पास आए।
जी। देखिए जरूरी नहीं होता कि भाई आपके सबसे शुगर लेवल देख लीजिए, कीटोन बॉडीज देख लीजिए आपके बॉडी में कितने हैं। अगर शुगर लेवल 700 800 है तो ऐसी बात है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स नहीं आते। बाज़ वक़्त ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि मैंने एक पेशेंट को देखा था, 11 साल की उम्र जो लड़की थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ पेन था एब्डोमेन में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेट का दर्द से वो आई थी हॉस्पिटल को, और उसके अलावा वो लड़की को कुछ था ही नहीं। जी। तो अब यहाँ पर हमें ये जब एब्डोमिनल होता है, जब फौरन हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर उसका कीटोन बॉडीज नजर आते हैं, तो ये होता है एक बहुत ही हाईली रिस्की पेशेंट जो हमें डायग्नोस करना अहम हो जाता है। ऐसे पीक पे आपको मिस डायग्नोस करने से पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। तो सिर्फ एब्डोमिनल पेन से जब पेशेंट भी आ सकता है, तो ये भी एक सबसे नंबर 1 क्लिनिकल क्राइटेरिया बन जाता है। यानी कि पेट के दर्द से जब बच्ची आती है, कम उम्र की बच्ची आती है, यानी कि 10 साल या 11 साल, ऐसे जब बच्चे आते हैं, तो हमें ये जरूर एक सस्पेक्ट रखना चाहिए। देखिए हर पेशेंट को जरूरी नहीं है कि आप टाइप 1 डायबिटीज में शुमार कर दें। एक आपका माइंड खुला हुआ होना चाहिए, आपका माइंड एक ओपन रखना चाहिए कि भी ये भी हो सकता है। तो सिर्फ सिंपल एक शुगर चेक करवाने से हमें पता चल जा सकता है। तो जब हमने किया था इस लड़की पर टेस्ट, तो उसके शुगर लेवल्स एक 700 to 800 शुगर लेवल्स निकले थे, कीटोन बॉडीज पॉजिटिव थे। ऐसे बात चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खून में दिखते हैं, जो बहुत ही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हो जाता है, पॉजिटिविटी बन जाती है, जो टाइप 1 डायबिटीज को हम डायग्नोस कर लेते हैं। जी, मतलब ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ शुगर लेवल्स ही ऊपर नीचे होना तो आपको शुगर होगा, बिल्कुल नहीं है। कुछ दूसरे ये सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स में भी आ सकते हैं पेशेंट्स आपके पास। देखिए सिर्फ एब्डोमिनल पेन से आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कोई जीआई हो गया, या पेट का दर्द हो गया, या कुछ पेट का इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल समटाइम्स हम उसको कंसिडरेट नहीं करके बल्कि बिल्कुल एक अलग ऑप्शन में हम चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया होता है बहुत सारे दूसरे चीजों का भी जो हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं, देखिए अक्सर ये होता है कि कितने पेशेंट्स को अगर माँ अगर फर्ज कीजिए एक माँ, अगर फर्ज कीजिए मदर अगर टाइप 1 डायबिटिक है, यानी कि माँ को अगर टाइप 1 डायबिटीज है, तो सवाल उठता है कि उनके बहन भाइयों को कितने परसेंटेज है चांसेस है शुगर टाइप 1 आने के, या उनके बच्चों को कितने परसेंटेज है उनके टाइप 1 डायबिटीज आने के। ये बहुत अहम चीजें हैं जो अक्सर जो हमारे व्यूअर जो देख रहे होंगे, शायद उनके हमेशा ये एक सवाल होता है मेरे कई पेशेंट्स का कि डॉक्टर साहब जो मेरे पास टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, उनका हमेशा एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आप इतने शोज करते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज पे आप बिल्कुल आप बोलिए, ताकि हमको उनके इतने सवाल होते हैं कि बच्चों को आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, ऐसी चीजें कई चीजें सवाल उठते हैं। तो मैं वो व्यूअर्स के लिए मैं जरूर ये कह दूं कि देखिए टाइप 1 डायबिटीज अगर एक माँ को अगर टाइप 1 डायबिटिक है, टाइप 1 डायबिटिक है, तो उन्हें बच्चे को यानी कि ऑफस्प्रिंग, जिसे हम बच्चों का मतलब ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बच्चों को आने के चांसेस मैं ये कह सकता हूं कि आपको 1:25 चांसेस हो जाते हैं। अगर वही फादर को अगर टाइप 1 डायबिटिक अगर फादर होते हैं, तो 1:17 चांसेस हो जाते हैं बच्चे को आने के। यानी कि अगर हम बात देख ले यहाँ पर कि अगर बाप को अगर टाइप 1 डायबिटिक है, तो बच्चों के चांसेस रिस्क डायबिटीज आने के बढ़ जाते हैं, और वही अगर माँ को है तो बच्चों को मतलब रिस्क फैक्टर्स चांसेस कम है बनिस्बत वालिद के टाइप 1 डायबिटिक रहने से। तो यहाँ पर यह बहुत जरूरी है। और एक दूसरा सवाल जो बहुत आता है, बहुत ही रेयर सिचुएशन होता है, जैसे कि हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं, यानी कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल दो बच्चे जब पैदा होते हैं, तो अगर वो आइडेंटिकल बच्चे अगर फर्ज कीजिए एक बच्चे को उसमें से अगर T1 DM आ गया, टाइप 1 डायबिटिक आ गया, क्योंकि दोनों बच्चे भी एक ही अंडे से बनते हैं, तो इसलिए मोनोजाइगोटिक कहते हैं, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, सेम कहते हैं, यानी कि एक अंडे से बनने का। अगर बाज़ वक़्त ऐसा है क्योंकि एक अंडे से जब बच्चे बनते हैं, बाज़ वक़्त दो बच्चे होते हैं लेकिन दो अंडों से बनते हैं, तो उन्हें डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, मतलब मेडिकल टर्म में। तो जब एक अंडे से दो बच्चे होते हैं, तो अगर एक बच्चे को अगर उसके अंदर डायबिटिक अगर आ जाता है, टाइप 1 डायबिटिक आता है, तो दूसरे उसके भाई को जो बिल्कुल ही उसका जीरोक्स कॉपी जो है हूबहू है, उसे कितने परसेंट। तो यहाँ पर बात बहुत ऐसे स्टडीज की गई थी, और यहाँ पर ये हो जाता है कि 50%
चांसेस आ जाते हैं दूसरे भाई को भी आने के। लेकिन यहां पर भी एक एज फैक्टर बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर यही बच्चे को अगर 25 साल की उम्र में से पहले अगर डायबिटीज है, T1 DM, अगर वही बच्चे को अगर टाइप 1 डायबिटीज आ जाता है 25 साल की उम्र से पहले, तो 5% हो जाते हैं दूसरे भाई को आने के। अगर यही ट्विंस को अगर एक बच्चे को अगर 5 साल की उम्र से पहले अगर टाइप 1 डायबिटिक अगर आ चुका है, तो उसके दूसरे भाई जो आइडेंटिकल जो उसका जेरोक्स कॉपी है उसको 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए उम्र से कितना जल्दी टाइप 1 डायबिटीज आता है उससे डिपेंड करता है कि आपके आगे चल के बहन भाई को या आने के चांसेस हो सकते हैं या कितने चांसेस है, वो अहम बात हो जाती है। और आजकल जो मोहसिन साहब जो टेक्नोलॉजी निकल चुकी है कि हम आज आपके जीन्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि आपको आने वाले दौर में या आने वाले 10 साल में आपको कौन से ऐसे जीन्स हैं जिसमें आप टाइप 1 डायबिटिक्स आ सकते हैं या टाइप 2 डायबिटिक आ सकता है नहीं, या आपको हार्ट डिजीज आ सकते नहीं है। ऐसा जीनोमिक टाइपिंग जो हो गई है आज, जो निकल चुकी है, आज जो टेस्ट जो हम कर रहे हैं, मतलब डीएनए को लेकर हम बोल सकते हैं कि आज की तरह बहुत ही कॉमन टेस्ट है। ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको लंदन, अमेरिका या कोई बड़े कंट्रीज को जाने की जरूरत नहीं है। आपको हैदराबाद में ही आप जीनोमिक टाइपिंग कर सकते हैं और बिल्कुल उसका सस्ता प्राइस है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीन्स में हम आज जीनोमिक टाइपिंग जब हम करते हैं तो जीनोमिक मार्कर्स हमें नजर आते हैं, जिससे हमें ये अंदाजा लग सकता है कि हाँ, इनको आने के चांसेस हो सकते हैं। जी देखिए ये प्रोबेबिलिटी में मालूम चल सकती है आज की तारीख में। ओके। तो जैसा कि इसमें कई ऐसा टाइपिक होता है, लेकिन ये तो खैर बहुत ही व्यूअर्स को बहुत हाई लेवल की बात हो जाएगी। लेकिन जैसा उसमें चले DR3 होता है, चले DR4 होता है, उसके अंदर भी एक हैप्लोटाइप्स होते हैं जो हम देखते हैं अंदर जीन को देखकर, हम एक अंदर के जो सेल के डीएनए को निकालकर हम माइक्रोस्कोप में देखकर उसे कह सकते हैं कि भाई अगर वो चीजें नजर आती है वहां पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है। जी बिल्कुल। तो सब एक रोकने के लिए माफी चाहता हूं। जरूर। जैसा कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, वाकई टेक्नोलॉजी में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है, तरक्की होती जा रही है। जैसे कि पहले ज़माने में होता था कोई अगर बड़ी बीमारी हो गई किसी को, तो एक जैसे कि ड्रॉप्स निकले थे पोलियो वगैरह, जी। शुगर के लिए जितना कॉमन हो गया है आजकल वर्ल्ड वाइड, तो क्या स्टडीज या टेक्नोलॉजी से ये नहीं हो सकता है कि कोई ऐसे ड्रॉप्स आ जाए जो बच्चे को पैदा होते दे दें और फिर उसको आने के चांसेस ही खत्म हो जाए? लेकिन उससे पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कॉलर कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम शाजिया है, मैं गुलशना से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी, मेरा 2 हफ्ते पहले मेरा यूट्रस निकाल दी थी। मेरी एज 28 है। ओके। तो मैं जानना चाहती हूँ कि निकालने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, और क्या यूट्रस निकाल देने से क्या इससे पहले ओल्ड हो जाते हैं, और मेरी कमर में बहुत दर्द है। ओके जी। और क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, और ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन तक झुकना नहीं चाहिए, जिसके झाड़ू होना नहीं चाहिए? ओके जी, ठीक है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हमारे बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि बच्चेदानी आपकी निकाल दी गई है, देखिए इसका ये तो आपका इसका बेहतर जवाब आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट है आप उनसे ही बेहतर एडवाइस ले सकते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कितने दिन तक एहतियात करना चाहिए। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता रखें, इंशाल्लाह आपको उनसे सही एडवाइस मिल सकती है। तो रही बात हमारे, हाँ, तो आप कह रहे थे कि कोई ऐसा ड्रॉप, मोहसिन साहब मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपकी आपके अल्लाह आपकी जबान को वो कह रहे हैं आमीन सुमामीन। अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि बचपन में ही हम एक ड्रॉप दे दें और बच्चे को शुगर आने का चांस ही ना, तो ऐसा कोई इन्वेंशन अभी तक तो है नहीं और निकल भी सकता है नहीं, ये तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन बहुत ही एक रेवोल्यूशन हो जाएगा अगर इस तरह की कोई चीज अगर निकलती है तो रही बात हमारे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, जो हम कह रहे थे कि जैसे बच्चों के, मैंने कहा कि माँ और बाप और बच्चों के जो जेनेटिकली हो सकता है ये करते हैं। लेकिन अब टाइप 2 डायबिटीज, देखिए टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे अक्सर लोग बहुत ही दुबले होते हैं, मोटे नहीं होते हैं।
तो अब यही बात अगर हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की, जो अक्सर मोटे 90% आपको लोग आपको सेंट्रल ओबेसिटी मिलेगी, मोटापन मिलेगा, और मोटेपन की वजह से ही या इनके इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदाइश होती है। जब हम टाइप 2 डायबिटीज के अगर कॉजेस की बात करते हैं तो उसके क्या रीजंस है, उसके रीजन सीधी सीधी बात आपकी चली जाती है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन तो होता ही है, एक हमारा एशियन कंट्रीज में हर एक उस पर आपको ये मिलता ही है कि भाई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है। लेकिन जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन से ज्यादा जो आज तूफानी रफ्तार से जो आज बात आगे बढ़ रही है वो है आपका मोटापन। मोटापन, आपकी इनएक्टिविटी, आपका लेस फिजिकल एक्टिविटी, आपका किस तरह से आप खाते हैं पीते हैं, जिस तरह से आप रहते हैं, आपका रोजाना जिंदगी का जो डिसिप्लिन होता है लाइफ का, हर एक लेवल पे, चाहे वो आप उठने से लेके आप सोए तक, जी, जब तक जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, ये एक्टिविटीज का जिंदगी में अपने जिंदगी में इतना वो हो चुका है जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज आज बच्चों में भी नजर आता है। जो हम बात कर रहे हैं 25 साल की उम्र की या 28 साल की उम्र की या 21 साल की या 12-15 साल की या 20 साल की, देखिए जब ये मोटापन जब बढ़ता है तो हम इसे आज जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई चाइल्डहुड ओबेसिटी को ले लीजिए या टाइप 2 डायबिटीज को ले लीजिए, ये चाइल्डहुड ओबेसिटी आज दुनिया में एक तहलका मचा चुकी है और डायबिटीज तो मचा रही है। तो अब अगर सवाल उठता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज आने के सवाल जब हम करते हैं तो फिर बात वही आ जा रही है कि भाई आपके मोटापन से रिलेटेड बेसिक कॉज अगर हम वही बात करते हैं, इसकी इटियोलॉजी को बात करते हैं, तो मोटापन चाइल्डहुड ओबेसिटी से ले लीजिए। अब तो अडल्टहुड ओबेसिटी तो है वो, अब चाइल्डहुड ओबेसिटी जो बिल्कुल टच कर रही है आपके फिगर्स को, तो इसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज का कॉमन हो जाना बहुत ही ज्यादा हो चुका है, एपिडेमिक बन चुकी है डिजीज। मतलब आपको हर जगह देखी जा सकती है। पहले इस डिजीज को कहा जाता है कि भाई ये अमीरों में होती थी या ऐसा, इस तरह के कई कमेंट्स हुए थे, लेकिन आज ये ये हर एक की डिजीज हो चुकी है, वो हर एक घर में डिजीज हो चुकी है। और वो जहां पर फिजिकल एक्टिविटी कम हो, चाहे मोटापन ज्यादा हो या आलसीपना ज्यादा हो, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ऐसे चीजों के लिए आपको टाइप 2 डायबिटीज का होना वन ऑफ द रीजन हो चुका है। देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि भी इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि हवा, पानी, जो चीजें हम जो लाते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बहुत ही अच्छे एग्जांपल देते कि जो लोग आज से 10 साल 15 साल जाकर जो अमेरिका में बस चुके हैं, उनके डिजीज अलग हो जाते हैं, और जो सिंगापुर में बस गए हैं वहां के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। वहां की हवा और पानी वहां का अलग है और अमेरिका का हवा और पानी अलग है। तो यहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने रोल अदा करते हैं जिसकी वजह से आपको टाइप 2 जाकर टाइप 1 हो जाते हैं, अब टाइप 1 वाले जाकर टाइप 2 हो जाते हैं, लेकिन जनरेशन में हो जाते हैं। जनरेशन की बात है, ऐसा नहीं है कि अब आप जाकर रह गए 1 महीने में 2 महीने में आप वैसा हो गया। जो आपका जो नेक्स्ट जो जनरेशन आता है उनका जेनेटिक्स चेंज हो जाती है, उनके जीन्स चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वैसे चीजों में बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो फैक्टर्स रोल अदा करते हैं यहाँ पर। तो अगर यही बात हम टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वही हमारा जो हम हमेशा कहते हैं कि ये है और ये रहेगा, क्योंकि मेजर कॉज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस तो आपका मोटापन ही है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम टाइप 2 डायबिटीज को हम बच सकते हैं अगर आप आपके ये एक्टिविटीज वगैरह ये ज्यादा इंक्रीज करें। और एक अहम चीज मोहसिन साहब यहाँ पर मैं ये बात जरूर कह दूं कि देखिए मैंने हमेशा ये बात पे ज्यादा जोर दिया है और ये बात हमेशा तवज्जो चाहिए हम मेरे व्यूअर्स से कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक जो ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो एक हर एक चीज की जड़ है। डायबिटिक में अगर हम बात करते हैं या मोटेपन की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन देखिए हमारी बॉडी में कई ऐसे दुनिया हैं, कई दुनिया अल्लाह ताला हमारे को एक इंसुलिन वर्ल्ड
एक चीज हो गई, ग्लूकोगॉन वर्ल्ड एक चीज हो गई, और क्या लेक्टिन एक वर्ल्ड हो गया हमारे, ये बॉडी में है, ये जो दुनिया है जो अल्लाह ताला हमारे बॉडी में जो लगा रखी है, ये एक इंसुलिन वर्ल्ड और एक ग्लूकोगॉन वर्ल्ड। देखिए जब इंसुलिन वर्ल्ड की हम बात करते हैं, हमारे जो जितने भी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं जो इंसुलिन वर्ल्ड में जो शुमार की जाती हैं, ये इंसुलिन वर्ल्ड अगर जब इंसुलिन का काम होना बंद हो जाता है, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, यानी कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो कई हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में शुरुआत हो जाती है। अगर आदमियों में ले ले तो कई दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं बॉडी में, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मल तरीके से जो चलना चाहिए वो सामने, बल्कि वैसा जाके मेटाबॉलिज्म रिवर्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ आपको लेके चले जाते हैं। तो मैं यहां पर यही बात करना चाहता कि यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम अक्सर हम ओमिट कर लेते हैं, और मैंने कई अपने पेशेंट्स को देखा है कि उन्हें शुरुआत के कंडीशन में भी देखा है और उन्हें वर्स्ट कंडीशन में भी देखा है। लेकिन मैं ये जरूर यहां पर तवज्जो डालूंगा मेरे हर व्यूवर्स को कि हम जब लीवर की बात करते हैं या कलेजी की बात करते हैं, तो हमें बेहद जरूरी है वहां पर अटेंशन पे करना चाहिए फैटी लीवर पर। देखिए मैं इससे पहले भी कहा था, और मैं ये बात अब यहां पर, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात आ रही है, तो इसका जो कोलिंक होता है, जो इसका लिंक फॉर्म होता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कलेजी में पैदा हो जाता है, जब यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कलेजी में बढ़ जाता है, तो आपके हाइपर इंसुलिनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, जो लिवर के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम VLDL कहते हैं, यानी कि खराब चिकनापन जो कहते हैं, जो खून में आकर डिसलिपिडीमिया, जिसे हम मेडिकल टर्म दिया गया है, जो VLDL के फॉर्म में कई चिकनापन ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आप हाइपरग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, यानी कि पोस्ट आपके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं वहां पर। और सबसे अहम चीज यहां पर यह होती है कि भाई जब फैटी लिवर हो जाता है, जब लिवर के अंदर फैट जमा होना शुरू होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर इतनी अहम चीज है, लेकिन अक्सर अल्ट्रासाउंड में जब हम फैटी लिवर को निकालते हैं, तो जब हर एक ओबीस पेशेंट को, या मैंने तो कई थोड़ा कम ओबीस पेशेंट में भी जाने के जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं उनमें भी जब मैं फैटी लिवर जब देखता हूं, तो कई लोग मैंने देखा है कि भाई इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है मोहसिन साहब की, क्योंकि देखिए कलेजी एक ऐसी चीज है जो 500 आपके बॉडी के काम करती है। इतनी अहम चीज है 500 बॉडी के काम करना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म करना। हम जो भी खाते हैं हर वो मेटाबॉलिज्म आपके लिवर के थ्रू, आपके कलेजी के थ्रू ही होकर जाता है। चाहे दवाई खा लीजिए, आप जिंदगी में जो भी खाते हैं पीते हैं, वो सब हर चीज आपका लिवर आपका एक ऐसा हब है, कलेजी आपका एक ऐसा हब है जहां पर हर चीज होते हुए ही सर्कुलेट होकर ही बाहर निकलती है। एक कॉलर को शामिल करेंगे, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। तो जैसे कि हमारी बात हो रही है फैटी लीवर पर, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।